भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग आज प्राचीन भारतीय इतिहास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट वीडियो है। दोस्तों, इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों लिखित सामग्री का अभाव है, जो कि पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल के अंतर्गत हम लोगों को लिखित सामग्री नहीं मिली है। और आपका आदि ऐतिहासिक काल है, वो हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्तों लिखित सामग्री है, परंतु यह हम लोगों को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, अर्थात अपठनीय है, इसको हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। और ऐतिहासिक काल लिखित सामग्री है इसमें, और दोस्तों हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है, अर्थात पठनीय है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आज दिन तक के इतिहास को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इतिहास को जानने के स्रोत: पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम लोग इतिहास को जानते हैं, और साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हम लोग इतिहास को जानते हैं। दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख, पुरालेख, औजार, स्मारक भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला व मृदभांड से भी हम लोग जानकारी लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत। और साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत दोस्तों धार्मिक है और धर्मनिरपेक्ष है। साहित्यिक साक्ष्य में हम लोग धार्मिक के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य आदि से जानकारी लेते हैं इतिहास के संबंध में। और धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत दोस्तों अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, सभी इन धर्मनिरपेक्ष साहित्य से जानकारी लेते हैं। और विदेशी साहित्य के अंतर्गत दोस्तों जो विदेशी यात्री आए, जैसे कि यूनानी, रोम, चीनी, अरबी लेखक, इन लोगों के साक्ष्यों से भी हम लोगों को जानकारी मिलती है इतिहास को जानने के लिए। आगे साथियों आपको पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास से पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति सीनोज़ोइक महाकल्प के तृतीय युग में हुई और इसके प्लायोसीन काल में हुई है। पूरी पृथ्वी पर अगर बात करें सर, तो सीनोज़ोइक महाकल्प के तृतीय युग के प्लायोसीन काल में हुई है पृथ्वी पर। और दोस्तों भारत में अगर मानव की उत्पत्ति की बात करें तो नियोजोइक महाकल्प के चतुर्थक युग में प्लीस्टोसीन काल में हुई है। प्लीस्टोसीन दोस्तों याद रखिएगा, प्लीस्टोसीन काल में हुई है। भारत में मानव की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में हुई है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म है। 1959 ईस्वी में तंजानिया ओडोवर्ड गोर्ज में इसकी खोज हुई है। होमो हैबिल्स दोस्तों ये औजार बनाने वाला है, प्रथम कारीगर भी इसे कहते हैं। ये भी दोस्तों ओडोवर गोर्ज में पाए गए हैं। होमो इरेक्टस ये दोस्तों 2 भिन्न स्थानों पर पाए गए हैं, जो कि सोलो नदी पर पाए गए हैं। पिथेनथ्रोपस इसे जावा मानव कहते हैं। सर्वप्रथम इसने आग की खोज की थी। होमो इरेक्टस के अंतर्गत दोस्तों पिथेनथ्रोपस जावा मानव आता है। और दूसरा जो है वो सिनेंथ्रोपस है। ये इसे पीकिंग मानव भी कहते हैं। इसने हाथों का खोलकर प्रयोग किया था दोस्तों। निएंडरथल मानव ये जर्मनी की निएंडरथल नदी घाटी में मिला है। इसमें वर्ग विभाजन, अक्षरों का ज्ञान, महिला पुरुष के अंतर्गत अलग अलग कार्य और दफनाने की परंपरा इसमें दोस्तों पाई गई है निएंडरथल मानव में। और दोस्तों निएंडरथल मानव ने ही आग का खुलकर प्रयोग किया, जिसमें आत्मा की अमरता भी है सर, और सांस्कृतिक विकास। हीडलबर्ग जो मानव था उसमें यूरोप में विकसित हुआ। वो क्रोमैग्नन मस्तिष्क क्षमता अधिक थी उसकी। दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है उसकी खोज 1924 ईस्वी में रेमंड डार्क ने की थी, और ये दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में पाया गया था। दुनिया का पहला मानव रामापिथेकस है। होमो सेपियंस आधुनिक मानव है दोस्तों। इसकी विशेषताएं उभरी हुई ठोड़ी और खोपड़ी का जो पश्च भाग है वो गोल है। क्रोमैग्नन संग्रहालय एक संग्रहालय है जिसमें रखी सामग्री के आधार पर 1836 ईस्वी में सीजे थॉमसन ने इतिहास का त्रियुगीय विभाजन किया, जो कि पाषाण, कांस्य और लौह युग के अंतर्गत किया है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में
प्री हिस्टोरिक टाइम्स में एक बुक है, उसमें जॉन लुबार्क ने सर्वप्रथम पुरापाषाण और नवपाषाण नाम दिया है। 1961 ईस्वी में कॉमसन और ब्रैडवुड ने 1961 ईस्वी में कॉमसन और ब्रैडवुड ने नवपाषाण काल तक के समय को 3 भागों में बांटा है, जो कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, जो कि हम लोग आज देखते भी हैं। और दोस्तों दूसरा 1970 ईस्वी में एडवर्ड लॉर्टेट ने पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। दोस्तों हमें दोस्तों पुरापाषाण काल, इसके साक्ष्य हमें सोहन नदी घाटी पंजाब से मिले हैं, व बेलन नदी घाटी इलाहाबाद से मिले हैं, और नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश से, और भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले हैं। ये दोस्तों प्रश्नोपयोगी है हमारे लिए, सभी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसे आखेटक व घुमंतु व संग्राहक के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात ये घूमते रहते थे और अपना खाना पोषण करते थे और आगे बढ़ जाते थे। ये अपना जीवन फल फूल मांस आदि पर निर्भर रखते थे, मतलब शिकार कर लिया और आगे बढ़ गए। घुमंतु जीवन था इन लोगों का, संग्राहक थे, आखेटक थे। हमें दोस्तों पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, इसकी खोज 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने एक औजार प्राप्त किया, जो कि हस्तकुठार था। ये मानव क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। इसके भागों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सोहन संस्कृति, चापर चॉपिंग संस्कृति, पेबल संस्कृति और सोहन नदी घाटी, हैंड एक्स संस्कृति। दोस्तों इसे हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति भी कहते हैं और हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं। ये संस्कृति 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक चली थी। ईसा पूर्व मतलब सर BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। दूसरा आपका मध्य पुरापाषाण काल है। इसकी खोज HD सांकलिया ने की है। इसकी खोज HD सांकलिया ने की है। यह निएंडरथल मानव का विकास काल है। इस काल में क्वार्टजाइट के पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चर्ट, कैल्सी, फ्लिंट आदि चमकदार पत्थरों का प्रयोग हुआ। इस काल में फलक पत्थरों की अधिकता रही। इस काल में दोस्तों फलक पत्थर थे उसकी अधिकता रही, इसीलिए इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। इसे दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। इसकी जो खोज है वो निवासा महाराष्ट्र से हुई है, चकिया बनारस यूपी से हुई है, और बेलन घाटी यूपी से हुई है, और भीमबेटका से भी हुई है। वह सोहन नदी घाटी में भी पाए गए हैं ये मध्य पुरापाषाण काल के औजार। उच्च पुरापाषाण काल दोस्तों आधुनिक मानव का काल है। ये जो आज मानव है उसके हिसाब से देखें तो आधुनिक मानव का ये विकास काल है, उच्च पुरापाषाण काल। इसमें चमकीले पत्थरों का प्रयोग हुआ है, नई दुनिया में मानव का विकास हुआ है, सुइयां हड्डियों के औजार मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल में दोस्तों ब्लेड की अधिकता के कारण इसे ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक ब्लेड पाए गए हैं, इसे इसलिए ब्लेड संस्कृति कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल को ब्लेड संस्कृति कहते हैं। मध्य पुरापाषाण काल को दोस्तों फलक संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इसमें फलकों की मात्रा अधिक है। और पुरापाषाण काल को दोस्तों हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं, सोहन संस्कृति भी कहते हैं, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति भी कहते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं मध्यपाषाण काल, जो कि मेसोलिथिक काल भी कहा जाता है, और इसकी खोज 1867 ईस्वी में CL कार्लायल ने की, जिसे सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं, वह संक्रमण काल भी कहते हैं। इसे संक्रमण काल दोस्तों पुरापाषाण व नवपाषाण काल के मध्य होने के कारण कहा जाता है। पशुपालन की शुरुआत भी इसी में हुई, जिसके साक्ष्य में आजमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से मिलते हैं, व बागौर राजस्थान से मिलते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने कुत्ते को पालतू पशु बनाया। आगे हम लोग नवपाषाण काल को देखते हैं। डॉक्टर प्राइमरीज को इससे संबंधित व्यक्ति माना जाता है, जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। मनुष्य उत्पादक की भूमिका में रहा। इस समय नवपाषाण काल में मनुष्य आखेटक की जगह उत्पादक बन गया, वह खुद अपना भोजन तैयार करने लगा, वह एक जगह स्थायी बस्ती बनाने लगा।
मेहरगढ़ से दोस्तों कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, स्थायी बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से बलूचिस्तान से सबसे पहले खुदाई के दौरान चावल के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से सर्वप्रथम खुदाई हुई तो यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले। और दोस्तों अगर देखा जाए प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वो लहुरा देवा से मिले हैं, जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद स्थित कोलडीहा नामक स्थान से चावल व धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों अगर इन तीनों में देखा जाए तो मेहरगढ़ से सबसे पहले खुदाई हुई तो यहाँ पे चावल मिले, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले जो प्राचीनतम चावल हैं वो लहुरा देवा से मिले हैं। और इसके बाद इलाहाबाद स्थित कोलडीहा से भी चावल व धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो इन दोस्तों तीनों में से कोई भी ऑप्शन एक ही आएगा जिसका आप लोग आंसर देते हैं, ठीक है। येल कैम्ब्रिज अभियान दल, ये आपने क्वेश्चन में देखा होगा। येल कैम्ब्रिज अभियान दल 1935 ईस्वी में एच.डी. टेरा और टी.टी. पीटरसन के नेतृत्व में चला। ये शिवालिक पहाड़ियों के पोतवार पठारी भाग का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य इन्होंने खोजे। येल कैम्ब्रिज अभियान दल के अंतर्गत बागौर दोस्तों, जो कि ये राजस्थान में है, बागौर पशुपालन का साक्ष्य है। ये वी.एन. मिश्र के द्वारा खोजा गया, जो भीलवाड़ा राजस्थान में है। कोठारी नदी के किनारे मध्यकालीन भारत का ये भाग वो है का सबसे बड़ा स्थल है, मतलब कि बागौर मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा स्थल है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रह काल और महासततियों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ नर कंकाल व व्यवस्थित अंत्येष्टि के प्रमाण भी मिले हैं दोस्तों। 1968-1970 ईस्वी में वी.एन. मिश्र को लौह उपकरण भी मिले यहाँ से, बागौर से। भीमबेटका दोस्तों आप लोगों को जानकारी होगी कि ये यहाँ पर प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य मिला है, जो कि इसके खोजकर्ता वी.एस. वाकणकर हैं। मध्यपाषाण काल के उपकरण चित्र मानव अंत्येष्टि भी यहाँ पे मिली है दोस्तों। भीमबेटका से मध्यपाषाण काल के उपकरण चित्र व मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं, जिसकी खोजकर्ता वी.एस. वाकणकर हैं। पाषाण काल के अंतर्गत दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ से क्या मिला हम लोगों को। दोस्तों ये भीमबेटका से होमोसेपियंस मानव की गुफा, प्रथम मानव गुफा चित्रकला का उदाहरण मिला है, जो कि मैंने आपको पिछली बार बताया भी था। अभी निवासा रोमन अरेटाइन शैली का बर्तन, निवासा से रोमन अरेटाइन शैली के बर्तन व पटसन का साक्ष्य। दोस्तों पटसन का साक्ष्य निवासा से मिला है। और इनाम गांव, जो कि मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है यहाँ पे। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है व विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से दोस्तों ये किरथर व सुलेमान पहाड़ी के बीच है। मेहरगढ़ दोस्तों किरथर व सुलेमान पहाड़ी के बीच में स्थित है। जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है यहाँ पे। नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मिली है यहाँ पे दोस्तों। दूसरा है कोलडीहा चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो पिछली बार भी बताया था मैंने। चिरान से हड्डी के उपकरण मिले हैं, ये भी बताया था। ये है दोस्तों बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसमें यहाँ पे गर्त आवास मिले हैं। पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाना यहाँ पे परंपरा थी बुर्जहोम में, जो कि मिले हैं यहाँ पे गर्त आवास। पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। बागौर आजमगढ़, यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ये भी बताया है। पल्लवरम, यहाँ पे हैंड एक्स हस्तकला प्रथम साक्ष्य मिला है पल्लवरम में। सराय नाहरलाय व महदहा, ये दोस्तों मानव के अस्थि पंजर पहला अवशेष मिला। यहाँ पे मानव के जो अस्थि पंजर हैं, यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे पहला साक्ष्य मिला है सराय नाहरलाय व महदहा से। और दूसरा सराय नाहरलाय से मानवीय आक्रमण युद्ध का पहला साक्ष्य मिला है दोस्तों। प्राचीन भारत में जो कि पाषाण काल है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सराय नाहरलाय में प्रथम बार युद्ध का आक्रमण भी हमको देखने को मिला। और यहाँ पे पिकली हल है दोस्तों। भस्म टीले एवं निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। कायथा व एरन, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीनतम बस्तियां यहाँ पे मिली हैं। गुनगेरिया मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है गुनगेरिया में। लंगनाज गुजरात में है दोस्तों। यहाँ पे मध्यपाषाण संस्कृति माइक्रोलिथ के सर्वोत्तम साक्ष्य मिले हैं। लंगनाज में मध्यपाषाण काल के
सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। नर्मदा घाटी के हथनोरा में, नर्मदा घाटी के हथनोरा में मध्य प्रदेश में, यहाँ पे 1982 अरुण सोनकिया ने होमोनिड इरेक्टस का आद होमो सैपियंस प्रागैतिहासिक मानव खोपड़ी का प्राचीनतम जीवाश्म खोजा है। यह प्राचीनतम जीवाश्म है दोस्तों। नर्मदा घाटी के हथनोरा में दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में है, स्थल से 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने यहाँ पे होमोनिड इरेक्टस आद होमो सैपियंस प्रागैतिहासिक मानव खोपड़ी का प्राचीनतम जीवाश्म खोजा है दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये भस्म टीले पिक्ली हल में जो कि भस्म टीले मिले हैं दोस्तों। भस्म टीले मतलब कि जो प्राचीन काल में दोस्तों, पाषाण काल में जो पेड़ थे वो नीचे गिर जाते थे, मिट्टी में मिल जाते थे, तो दोस्तों वो मिट्टी ऑटोमेटिकली वो जल जाते थे। तो जलने के बाद ये जो भस्म है, जो राख है, वही पिक्ली हल में निकली हुई है दोस्तों। ठीक है, सराहना है जैसे कि मानवीय आक्रमण यहाँ पे पहले देखने को मिला है। इसकी खोज केसी ओझा ने की थी और जिसका उत्खनन कार्य जी.आर. शर्मा ने किया था दोस्तों। यहाँ पे 2 पुरुषों व 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाया गया है। यहाँ स्तंभ गर्त अर्थात आवास के लिए झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। 8 चूल्हे के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल यहाँ पे पाए गए हैं। सराय नाहर राय से दोस्तों एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल पाए गए हैं, याद रखिएगा। महदहा यहाँ पे 35 चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। बूचड़ खाने अर्थात वध स्थल, बूचड़ खाने, ये वाला सवाल दोस्तों काफी बार आ चुका है। महदहा से 35 चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, वह बूचड़ खाने का भी साक्ष्य मिला है। वध स्थल, स्त्री पुरुष की युगल समाधियां मिली हैं यहाँ पे। हड्डी से निर्मित सिंह है। स्तंभगर्त यहाँ पे भी मिली है दोस्तों। आवास जो कि झोपड़ियां बनी हुई है। दमदमा भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं यहाँ पे। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। सराय नाहर राय से दोस्तों एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल मिले हैं और दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दोस्तों। यहाँ पे हाथी दांत की लटकन भी मिली है। यहाँ पे सर्वाधिक शवाधान मिला हुआ है दोस्तों। देखा जाए तो दमदमा में सर्वाधिक शवाधान मिला है जो कि 41 हैं, जबकि लेखैया से दोस्तों सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। मानव कंकाल लेखैया से मिले हैं सबसे ज़्यादा, और जो देखा जाए तो सर्वाधिक शवाधान जो है वो दमदमा से मिले हैं। प्राचीनतम झोपड़ियों का साक्ष्य दोस्तों पैसरा से मिला है। पैसरा जो कि प्राचीनतम झोपड़ियाँ यहाँ पे मिली हुई हैं, जबकि झोपड़ी का विस्तृत साक्ष्य देखा जाए तो चौपानी मांडव में मिला है, जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ मिली हैं। चौपानी मांडव से विस्तृत साक्ष्य मिला है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ मिली हुई हैं। लंगनाट से दोस्तों जिसकी खोज एच.डी. संकलिया ने की है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण के सर्वोत्तम नमूने मिले हैं यहाँ पे। लंगनाट से एच.डी. संकलिया ने खोज की इसकी, लंगनाट की। यहाँ पे सूक्ष्म पाषाण उपकरण के सर्वोत्तम नमूने मिले हैं और गेंडे की हड्डी के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पे दोस्तों। कनेवल ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे इसकी भी खोज एच.डी. संकलिया ने की है। कनेवल गुजरात में पड़ता है, इसकी खोज भी एच.डी. संकलिया ने की है। यहाँ से ऊंट, गेंडे, नीलगाय, हिरण, जंगली सूअर की हड्डियां मिली हुई हैं यहाँ पे दोस्तों। लोटेश्वर देखें तो ये गुजरात में पड़ता है लोटेश्वर। यहाँ से 4000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, जिसका उत्खनन 1990 व 1991 के ईस्वी में हुआ। भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय व महदहा से मिला है। यहाँ से अंत्येष्टि संस्कार विधिवत पूर्वक पता चलता है। ओके दोस्तों, नवपाषाणकालीन स्थल में दोस्तों देखिए सर, मेहरगढ़ दोस्तों नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती है जो कि 7000 ईसा पूर्व की है और इसकी खोज जीन फ्रैंकोइस जोर्रिज ने की है दोस्तों। ये नाम याद रखना, कभी पूछा जा सकता है। जीन फ्रैंकोइस जोर्रिज ने की है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार व रोटी की टोकरी भी कहा जाता है दोस्तों।
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बोलन नदी घाटी के किनारे स्थित मेहरगढ़ में गेहूं व कपास की खेती होती थी दोस्तों। सर्वप्रथम यहाँ पे रागी की खेती की गई थी। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ पे मिला है। यहाँ से 7 पुरातात्विक स्तर का प्रकाश में आए हैं दोस्तों। यहाँ से 7 पुरातात्विक स्तर प्रकाश में आए हैं। बकरी के साथ मालिक को दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अन्नागार के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। व कारीगर की कब्र भी यहाँ से मिली है। ये दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार, कारीगर की कब्र कहाँ से मिली है, तो मेहरगढ़ से मिली है। कच्ची ईंटों से सिगार के आकार में अंगीठियों से युक्त मकान यहाँ पे मिले हैं दोस्तों। अब दूसरा नंबर बुरझोन आ जाइए। बुरझोन की खोज 1935 ईस्वी में एच.डी. टेरा और टी.टी. पीटरसन ने की थी। बुरझोन जो कि इसकी खोज 1935 ईस्वी में एच.डी. टेरा और टी.टी. पीटरसन ने की थी। इसका अर्थ है दोस्तों बुर्ज वृक्ष का स्थान। ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ के लोग खुरदरी व धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। पालतू कुत्ते व भेड़ियों को मालिक के साथ यहाँ पे दफनाया जाता था दोस्तों। ज़्यादातर कुत्ते का है और यहाँ पे भेड़िया भी होता है, देख लीजिएगा। क्षेत्रयुक्त हार्वेस्टर तथा एक घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र यहाँ पे मिला हुआ है। ये दोस्तों काफी बार प्रश्न आ चुका है। क्षेत्रयुक्त हार्वेस्टर तथा एक घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र यहाँ पे मिला है बुरझोन पर। तीसरा ये सर गुप्त करार। ये दोस्तों जो पुलवामा हमला हुआ था वही पुलवामा जिला की त्राल तहसील में ये है। इसकी खोज ए.के. शर्मा ने की थी 1981 ईस्वी में। ठीक है, ए.के. शर्मा ने 1981 ईस्वी में गुप्त करार की खोज की थी। यहाँ लोग कृषि व पशुपालन करते थे। यहाँ से अनाज पीसने व वस्त्र सिलने की विधि से परिचित होने के भी प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। गुप्त करार से अनाज पीसने व वस्त्र सिलने की विधि के परिचित होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ के लोग ये जानते थे, ऐसा प्रतीत होता है। अलंकृत हार्वेस्टर व तांबे की हेयरपिन यहाँ से मिली है। यहाँ पे दोस्तों हार्वेस्टर मिला है कहाँ से, आपका मेहरगढ़ से, और यहाँ से अलंकृत हार्वेस्टर मिला है और तांबे की हेयरपिन भी मिली है गुप्त करार से। कश्मीर के स्थलों की विशेषताएं दोस्तों देख लीजिए। यहाँ पे गर्तावास गड्ढों के बनाए गए आवास मिले हैं। गर्तावास मतलब गड्ढों से बनाए गए, गड्ढे होकर भी बनाए जाते थे, वही घर मिले हैं यहाँ पे। अनेक प्रकार के मृदभांड यहाँ पे मिले हैं दोस्तों। पत्थर और हड्डियों के औजार मिले हैं यहाँ पे। माइक्रोलिथ की अनुपस्थिति दोस्तों, जो मध्य पाषाण कालीन में हम लोगों ने देखा था कि छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे पत्थरों के, वहाँ पे तो यहाँ पे ये नहीं है। कश्मीर के स्थलों में सूक्ष्म माइक्रोलिथ प्रकार के औजार यहाँ पे नहीं है दोस्तों। ठीक है, चिरांद बिहार आ जाइए सर। सारण बिहार में है, चिरांद सारण बिहार में है। यहाँ पे नवपाषाण कालीन स्तर से अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं दोस्तों, जो मुख्य रूप से हिरण के सींग के हैं। यहाँ से पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं, सॉरी दोस्तों। चिरांद जो है दोस्तों, चिरांद से नवपाषाण कालीन स्तर से अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, जो कि हिरण के सींग के हैं। यहाँ से दोस्तों पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं, बिल्कुल भी पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं। चिरांद दोस्तों गंगा, सोन, गंडक व घाघरा नदी के संगम पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे देखें दोस्तों, कोल्डिगा जो है वो उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित है। कोल्डिगा से दोस्तों 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं हमको। और उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से संत कबीर नगर में जो पड़ता है, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि नवीनतम खोज है। जबकि मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य की खेती मिली है हम लोगों को दोस्तों। मेहरगढ़ देखते हैं दोस्तों। मेहरगढ़ से मवेशी के खुरों के व खूंटों के निशानों से युक्त पशुबाड़ा व गौशाला का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से दोस्तों मवेशी के खुरों व खूंटों के निशानों से युक्त पशुबाड़ा व गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिगा देख लीजिए दोस्तों। कोल्डिगा, चौपानी मांडो व मेहरगढ़ से ये 3 स्थल है। कोल्डिगा, चौपानी मांडो व मेहरगढ़ से अन्न संग्रहण चरण से अन्न उत्पादन चरण तक के संकेत मिलते हैं।
ये दोस्तों 3 स्थल हैं, कोल्डीहिवा, चौपानी मांडो व मेहगड़ा। यहाँ से अन्न संग्रहण से लेकर व अन्न उत्पादन तक के चरणों के संकेत मिलते हैं दोस्तों। चौपानी मांडो, यहाँ से मृद भांडों के उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। जो दोस्तों हम लोग आज मृद भांड यूज करते हैं, तो देखा जाए चौपानी मांडो से सर्वप्रथम मृद भांडों के उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है हमको। कोल्डीहिवा से देखिए तो यहाँ से रस्सी छाप, डोरी छाप मृद भांड मिलते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो बर्तन होते हैं उन पे छपाई होती है, जो रस्सी जला के की जाती है या डोरी जला के की जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पे कोल्डीहिवा में ये बर्तन मिले हुए हैं। दक्षिण भारत में देख लीजिए दोस्तों, कर्नाटक में मास्की, पिक्लिहल, ब्रह्मगिरी, संगनकुल्लू व टी नरसिंहपुर, टेक्कलकोट, ये नवपाषाणकालीन स्थल है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, उतनूर, पलवाय, संगनपल्ली, ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है। तमिलनाडु में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए दोस्तों, पय्यमपल्ली। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा था? एक संगनकल्लू था और दूसरा नागार्जुनकोंडा था। संगनकल्लू व नागार्जुनकोंडा दक्षिण भारत में सर्वप्रथम खोजे गए नवपाषाणिक स्थल हैं, संगनकल्लू व नागार्जुनकोंडा। दक्षिण भारत में मुख्य स्थान वेल्लारी, कर्नाटक की खोज 1872 ईस्वी में विलियम फ्रेजर ने की थी दोस्तों। वेल्लारी, दक्षिण भारत के वेल्लारी की खोज 1872 ईस्वी में विलियम फ्रेजर ने की थी। सर्वप्रथम टीजे न्यूबोल्ड ने, सर्वप्रथम दोस्तों टीजे न्यूबोल्ड ने कर्नाटक में स्थित कुपगल से राख के टीले की खोज की। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने राख के टीले के बारे में बताया था, जो कि मैंने गलत बताया था। एवं रॉबर्ट ब्रूसफुट ने यह पहचान की कि यह नवपाषाण काल के हैं। सर्वप्रथम टीजे न्यूबोल्ड ने दोस्तों कर्नाटक में स्थित कुपगल के स्थान से राख के टीले की खोज की और उसके बाद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने यह कहा कि ये तो राख के टीले नवपाषाणकालीन हैं। राख के टीलों की प्राप्ति दोस्तों एक तो कर्नाटक के पिक्लिगल से हुई है, संगनकल्लू से हुई है, कुपगल से हुई है, बुदिगल से हुई है, मास्की से हुई है और आंध्र प्रदेश में उतनूर व पलवाय से हुई है। दोस्तों हम आपको बता दें कि राख के टीले जो हैं, ये जो मवेशी जो पशु होते थे, भैंस गाय जो कुछ भी पशु होते थे, तो उनका जो गोबर इकट्ठा किया जाता था दोस्तों, उनको एक साथ गोबर इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी जाती थी, जो राख बन जाती थी, तो उन्हीं को आज हम लोग राख के टीले कहते हैं। ओके दोस्तों, कर्नाटक के बुदिहल में सामुदायिक भोज व उत्सव के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों आज हम लोग जैसे कहीं पे खाना खाते हैं सामुदायिक रूप से इकट्ठा होकर, तो यहाँ पे कर्नाटक के बुदिहल से सामुदायिक भोज व उत्सव के साक्ष्य मिले हैं। टेक्कलकोट से दोस्तों सोने की लटकन, कान की बालियां मिली हैं। टेक्कलकोट, ये दोस्तों दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं हम। टेक्कलकोट से सोने की बालियां व सोने की लटकन व कान की बालियां मिली हैं। कर्नाटक के वाटगल से सुपारी का साक्ष्य मिला है दोस्तों, जो हम लोग आज सुपारी खाते हैं, कर्नाटक के वाटगल से सुपारी का साक्ष्य मिला है। 2001 में पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु स्थित पौधे से शिशु कपाल प्राप्त किया है, जो एक पाषाणकालीन है। 2001 में पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु स्थित पौधे से शिशु कपाल प्राप्त किया है, जो कि पाषाणकालीन था। तमिलनाडु के आदि चंद्रनूर से ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें शवों की हड्डियां पात्रों में रखकर दफनाई जाती थी। दोस्तों याद रखिएगा, तमिलनाडु के आदि चंद्रनूर से ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें शवों की हड्डियां पात्रों में रखकर दफनाई जाती थी। नवपाषाण काल में ही मृदभांड बनने लगे। नवपाषाण काल में ही दोस्तों मृदभांड बनने लगे, क्योंकि नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हुई व अन्न को संग्रह करने हेतु बर्तनों की आवश्यकता हुई, तो नवपाषाण काल में ही मृदभांड बनने लगे। नवपाषाण कालीन औजार जो कि सेल्ट, कुल्हाड़ी, वसूली, छेनी है। नवपाषाण कालीन लोगों की प्रमुख उपलब्धियां, तो देखिए दोस्तों नवपाषाण कालीन जो लोग थे उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो क्या हैं? जानवरों को पालतू बनाना, जो कि हम लोगों ने गुप्त काल में देखा है दोस्तों, वो मध्यकालीन के अंतिम चरण में शुरुआत हुई। जो मध्यकालीन निपटा है हमारा, मध्यकालीन भारत, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल,
जो मध्य पाषाण काल हमारा जो निपटा उसके बाद जो है जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत हुई। तो मुख्यतः देखा जाता है कि नवपाषाण काल में ही शुरुआत हुई है। कृषि की शुरुआत हुई इसमें, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत, स्थिर ग्रामीण जीवन बना। नवपाषाण काल के लोग रागी, कुर्थी, चावल, गेहूं, जौ उगाते थे, कपास उगाते थे, नाव का निर्माण हुआ दोस्तों। यहाँ पे पूर्णतः पत्थर के औजारों का उपयोग हुआ। यहाँ पे दोस्तों नवपाषाण काल में एक तो पूर्णतः पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था और जानवरों को पालतू बनाया गया था दोस्तों। पुरापाषाण काल 5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक लगभग माना जाता है। इसके बाद दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों ये पुरापाषाण काल है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। मैं इसकी बात कर रहा था। इसके बाद मध्य पाषाण काल जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 5500-6000 ईसा पूर्व तक है। और नवपाषाण काल 5500 से 6000 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों आज मेरी पहले ही क्लास थी, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों।